हाय दोस्तों, आज की कहानी है भाग एक। पति को गैर औरत के साथ हम बिस्तर पर देखकर पत्नी ने क्या किया। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। दीपमाला ने तार पर सूख रहे कपड़े बटोर वह कमरे में आ गई। कपड़े रखकर रसोई की तरफ मुड़ी ही थी कि तभी डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो भूपेश थे। आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? घर में घुसते ही भूपेश ने पूछा तो दीपमाला ने कहा, आज मन नहीं किया काम पर जाने का, तबीयत कुछ ठीक नहीं है। दीपमाला ने जवाब दिया। दीपमाला इस आस से भूपेश के पास खड़ी रही कि तबीयत खराब होने की बात जानकर वह परेशान हो उठेगा, गले से लगाकर प्यार से उसका हाल पूछेगा, मगर बिना कुछ कहे सुने जब वह हाथ मुंह धोने बाथरूम में चला गया तो बुझी सी दीपमाला रसोई की ओर चल पड़ी। शादी के 4 साल बाद दीपमाला मां बनने जा रही थी। उसकी खुशी 7वें आसमान पर थी, मगर भूपेश कुछ खास खुश नहीं था। दीपमाला अकेले ही डॉक्टर के पास जाती, अपने खाने पीने का ध्यान रखती और अगर कभी भूपेश को कुछ कहती तो काम की व्यस्तता का रोना रोकर वह अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेता। वह बड़ी बेसब्री से दिन गिन रही थी। बच्चे के आने से भूपेश को शायद कुछ जिम्मेदारी का एहसास हो जाए, शायद उसके अंदर भी नन्ही जान के लिए प्यार उपजे। इसी उम्मीद से वह सब कुछ अपने कंधों पर संभाले बैठी थी। कुछ ही दिनों की तो बात है, बच्चे के आने से सब ठीक हो जाएगा, यही सोचकर उसने काम पर जाना नहीं छोड़ा। जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि उसकी और भूपेश की कमाई से घर मजे से चल रहा था। पार्लर की मालकिन दीपमाला के हुनर की कायल थी। एक तरह से दीपमाला के हाथ का ही कमाल था, जो ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी। दीपमाला के इस नाजुक वक्त में सैलून की मालकिन और बाकी लड़कियां उसे पूरा सहयोग देती। उसका जब भी कभी जी मिचलाता या तबीयत खराब लगती तो वह काम से छुट्टी ले लेती। एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर भूपेश स्वभाव से रूखा था। उसके अधीन 2 से 4 लोग काम करते थे। उसके ऑफिस में एक पोस्ट खाली थी, जिसके लिए विज्ञापन दिया गया था। कंपनी में ग्राहक सेवा के लिए योग्यता के साथ साथ किसी मिलनसार और आकर्षक व्यक्तित्व की जरूरत थी। एक दिन तीखे नए नक्शों वाली उपासना नौकरी के आवेदन के लिए आई। उसकी मधुर आवाज और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर और कुछ उसके पिछले अनुभव के आधार पर उसका चयन कर लिया गया। भूपेश के अधीनस्थ होने के कारण उसे काम सिखाने की जिम्मेदारी भूपेश पर थी। उपासना उन लड़कियों में से थी जिन्हें योग्यता से ज्यादा अपनी सुंदरता पर भरोसा होता है। अब तक के अपने अनुभव से वह जान चुकी थी कि किस तरह अदाओं के जलवे दिखाकर आसानी से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। छोटे शहर से आई उपासना कामयाबी की मंजिल छूना चाहती थी। कुछ ही दिनों बाद वह समझ गई कि भूपेश उस पर फिदा है। फिर इस बात का वह भरपूर फायदा उठाने लगी। उपासना का जादू भूपेश पर चला तो वह उस पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान रहने लगा। उपासना बहाने बनाकर ऑफिस के कामों को टाल देती, जिन्हें भूपेश दूसरे लोगों से करवाता। अक्सर बेवजह छुट्टी लेकर मौज मस्ती करने निकल पड़ती। उसे बस उस पैसे से मतलब था जो उसे नौकरी से मिलते थे। साथ में काम करने वाले भूपेश के दबे दबे की वजह से उपासना की हरकतों को नज़रअंदाज कर देते। अपने यौन और शौक अदाओं के बल पर उपासना भूपेश के दिलो दिमाग में पूरी तरह उतर गई। उसकी और भूपेश की नज़दीकियां बढ़ने लगी। काम के बाद दोनों कहीं घूमने निकल जाते, जो खुश करने के लिए भूपेश से महंगे तोहफे देता। आए दिन किसी 5 सितारा होटल में लंच या डिनर पर ले जाता। भूपेश का मकसद उपासना को पूरी तरह से हासिल करना था और उपासना भी खूब समझती थी कि क्यों भूपेश उसके आगे पीछे भौरे की तरह मंडरा रहा है। पहले भूपेश ऑफिस से घर जल्दी आता था
तो दोनों साथ में खाना खाते। अब देर रात तक दीपमाला उसका इंतजार करती रहती और फिर अकेले ही खाकर सो जाती। कुछ दिनों से भूपेश के रंग ढंग बदल गए थे। ऑफिस में भी सज-धज कर जाता। उधर इस सब बातों से बेखबर दीपमाला नन्हे मेहमान की कल्पना में डूबी रहती। उसकी दुनिया सिमट कर छोटी हो गई थी। एक रोज धोने के लिए कपड़े निकालते वक्त उसे भूपेश की पैंट की जेब से फिल्म के 2 टिकट मिले। उसे थोड़ी हैरानी हुई। भूपेश फिल्मों का शौकीन नहीं था। कभी कोई अच्छी फिल्म लगी होती तो दीपमाला ही जबरदस्ती उसे खींच ले जाती। उसने भूपेश से इस बारे में पूछा। टिकट की बात सुनकर वह कुछ सकपका गया। फिर तुरंत संभल कर उसने बताया कि ऑफिस के एक सहकर्मी के कहने पर वह चला गया था। बात आई गई हो गई। इस बात को कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन भूपेश के बटुए में दीपमाला को सुनार की दुकान की एक पर्ची मिली। संकित दीपमाला ने भूपेश के घर लौटते ही उस पर सवालों का बौछार कर दी। उपासना को जन्मदिन में देने के लिए भूपेश ने एक गोल्ड रिंग बुक करवाई थी, लेकिन किसी शातिर अपराधी की तरह भूपेश उस दिन सफेद झूठ बोल गया। अपने होने वाले बच्चे का वास्ता देकर उसने दीपमाला को यकीन दिला दिया कि उसके दोस्त ने अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए ही पर्ची उसके पास रखवाई है। इस घटना के बाद से भूपेश कुछ सतर्क रहने लगा। अपनी जेब में कोई सबूत नहीं छोड़ता था। दीपमाला की डिलीवरी का समय नज़दीक था। भूपेश ने उसके जाने का इंतजाम कर दिया। दीपमाला अपनी माँ के घर चली गई। अपने मायके पहुंचने के कुछ दिन बाद ही दीपमाला ने एक बेटे को जन्म दिया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके दिन रात नन्हे अंशुल के साथ बीतने लगे। 4 दिन दीपमाला और बच्चे के साथ रहकर भूपेश ऑफिस में जरूरी काम की बात कहकर लौट आया। दीपमाला के न रहने पर वह अब बिल्कुल आजाद पंछी था। उसकी और उपासना की प्रेम लीला परवाना चढ़ रही थी। ऑफिस में लोग उनके बारे में दबी छिपी बातें करने लगे थे, मगर भूपेश को अब किसी की परवाह नहीं थी। वह हर हालत में उपासना का साथ चाहता था। कुछ महीने बीते तो दीपमाला ने भूपेश को फोन करके बताया कि वह अब घर आना चाहती है। जवाब में भूपेश ने दीपमाला को कुछ दिन और आराम करने की बात कही। दीपमाला को भूपेश की बात कुछ जची नहीं, मगर उसके कहने पर वह कुछ दिन और रुक गई। 3 महीने बीतने को आए, मगर भूपेश उसे लेने नहीं आया तो उसने भूपेश को बताए बिना खुद ही आने का फैसला कर लिया। दरवाजे की घंटी पर बड़ी देर तक हाथ रखने पर भी जब दरवाज़ा नहीं खुला तो दीपमाला को फिक्र होने लगी। आज इतवार है, ऑफिस नहीं गया होगा। दरवाजे पर ताला भी नहीं लगा है। इसका मतलब कहीं बाहर भी नहीं गया है। तो फिर इतनी देर क्यों लग रही है उसे दरवाज़ा खोलने में? वह सोचने लगी। कंधे पर बैग उठाए और एक हाथ से बच्चे को गोद में संभाले वह अनमनी सी खड़ी थी कि खटाक से दरवाज़ा खुला। एक बिल्कुल अनजान लड़की को अपने घर में देख दीपमाला हैरान रह गई। वह कुछ पूछ पाती उससे पहले ही उपासना बिजली की तेजी से वापस अंदर चली गई। भूपेश ने दीपमाला को यूं इस तरह अचानक देखा तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसका घबराया चेहरा और घर में एक पराई औरत को अपनी गैर मौजूदगी में देख दीपमाला का माथा ठनका। गुस्से में दीपमाला की त्योरी चढ़ गई। पूछा, कौन है यह और यहाँ क्या कर रही है तुम्हारे साथ? भूपेश अपने सातिर दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगा। उपासना उसके मातहत काम करती है, यह बताने के साथ ही उसने दीपमाला को एक झूठी कहानी सुना डाली कि किस तरह उपासना इस शहर में नई आई है। रहने की कोई ढंग की जगह न मिलने की वजह से वह उसकी मदद इंसानियत के नाते कर रहा है।
तो तुमने यह मुझे फोन पर क्यों नहीं बताया? तुमने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा कि हमारे साथ कोई रह सकता है या नहीं? यह आज ही तो आई है और मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि तुमने आकर मुझे चौंका दिया। और देखो ना, मुझे तुम्हारी और मुन्ने की कितनी याद आ रही थी। भूपेश ने उसकी गोद से लेकर अंशुल को सीने से लगा लिया। दीपमाला का शक अभी भी दूर नहीं हुआ कि तभी उपासना बेहद मासूम चेहरा बनाकर उसके पास आई। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप लोगों को तकलीफ हो रही है। वैसे इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। मेरी मजबूरी देखकर इन्होंने मुझे यहाँ रखने को कहा। मैं आज ही किसी होटल में चली जाती हूँ। इस शहर में बहुत से वुमन हॉस्टल भी तो है, तुमने वहाँ पता नहीं किया? दीपमाला बोली। जी है तो सही, लेकिन सब जगह किसी जान पहचान वाले की गारंटी चाहिए, और यहाँ मैं किसी को नहीं जानती। भूपेश और उपासना अपनी मक्कारी से दीपमाला को शीशे में उतारने में कामयाब हो गए। दीपमाला उन दोनों की तरह चालाक नहीं थी। उपासना की अकेली औरतें होने की बात से उसके दिल में थोड़ी सी हमदर्दी जाग उठी। उनका गेस्ट रूम खाली था तो उसने उपासना को कुछ दिन रहने का इजाज़त दे दी। भूपेश की तो जैसे बाँछें खिल गई। एक ही छत के नीचे पत्नी और प्रेमिका दोनों का साथ उसे मिल रहा था। वह अपने को दुनिया का सबसे खुशनसीब मर्द समझने लगा। दीपमाला के आने के बाद भूपेश और उपासना की प्रेम लीला में थोड़ी रुकावट तो आई, पर दोनों अब होशियारी से मिलते जुलते। कोशिश होती कि ऑफिस से भी अलग अलग समय पर निकले ताकि किसी को शक ना हो। दीपमाला के सामने दोनों ऐसे पेश आते जैसे उनका रिश्ता सिर्फ ऑफिस तक ही सीमित हो। दीपमाला घर की मालकिन थी तो हर काम उसकी मर्जी से होता था। थोड़े ही अंतराल बाद उपासना उसकी स्थिति की तुलना खुद से करने लगी थी। उसके तन मन पर भूपेश अपना हक जताता था, मगर उनका रिश्ता कानून और समाज की नज़रों में नाजायज़ था। ऑफिस में वह सबके मनोरंजन का साधन थी। सब उससे चुहल भरे लहजे में बात करती। उनकी आंखों में उपासना को अपने लिए इज्जत कम और हवस ज़्यादा दिखती थी। समाज में पत्नी का दर्जा क्या होता है, भूपेश और दीपमाला के साथ रहते हुए उसे इस बात का अंदाज़ा हो गया था। दीपमाला की जो जगह उस घर में थी, वह जगह उपासना लेना चाहती थी। वह सोचने लगी कि आखिर कब तक वह भूपेश की खेलने की चीज़ बनकर रहेगी। कभी ना कभी तो भूपेश इस खिलौने से ऊब जाएगा। उपासना को अब अपने भविष्य की चिंता होने लगी। भूपेश के पास ओहदा और पैसा दोनों थे। उसके साथ रहकर उपासना को अपना भविष्य सुनहरा लग रहा था। उसने अब अपना दांव फेंकना शुरू किया। वह भूपेश पर दीपमाला को तलाक देने का दबाव डालने लगी। सातिर दिमाग भूपेश को घरवाली और बाहर वाली दोनों का सुख मिल रहा था। वह शादी के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता था। उसने उपासना को कई तरीकों से समझाने की कोशिश की तो वह जिद पर अड़ गई। उसने भूपेश के सामने शर्त रख दी कि या तो वह दीपमाला को तलाक देकर उससे शादी करे या फिर वह सदा के लिए उससे अपना रिश्ता तोड़ लेगी। कंटीली चितवन और मदमस्त हुस्न की मालकिन उपासना को भूपेश कतई नहीं छोड़ना चाहता था। उसने उपासना से कुछ दिन की मोहलत मांगी। एक रात दीपमाला की नींद अचानक खुली तो उसने पाया भूपेश बिस्तर से नदारद है। दीपमाला को बातचीत की आवाज़ें सुनाई दी तो वह कमरे से बाहर आई। दरवाजे उपासना के कमरे से आ रही थी। दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था। एक झिर्री से दीपमाला ने अंदर झांका। बिस्तर पर उपासना और भूपेश सिर्फ एक चादर लपेटे हम बिस्तर थे। दोनों इतने बेखबर थे कि उन्हें दीपमाला के वहाँ होने का भी पता नहीं चला। उस दृश्य ने दीपमाला को जड़ कर दिया।
उसकी हिम्मत नहीं हुई कि कुछ देर और वहां रुकने की। जैसे गई थी वैसे ही उल्टे पांव कमरे में लौट आई। आंखें से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। उसकी नाक के नीचे ये सब हो रहा था और वह बेखबर रही। वह यकीन नहीं कर पा रही थी कि इतना बड़ा विश्वासघात किया दोनों ने उसके साथ। दीपमाला के दिल में नफरत का ज्वारभाटा उछाल मार रहा था। उसके आंसू पोंछने वाला वहां कोई नहीं था। दिमाग में बहुत, अगर अभी कमरे में जाकर दोनों का जलील करे तो उसका मन शांत हो और फिर वह हमेशा के लिए यह घर छोड़कर चली जाए। फिर उसे ख्याल आया कि वह क्यों अपना घर छोड़कर जाए। यहाँ से जाएगी तो उपासना, जिसने उसके सुहाग पर डाका डाला। अपने सोते हुए बच्चे पर नजर डाल दीपमाला ने खुद को किसी तरह संयत किया और फिर एक फैसला ले लिया। दीपमाला को नींद में बेखबर समझ बड़ी देर बाद भूपेश अपने कमरे में लौट आया और चुपचाप बिस्तर पर लेट गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं। दूसरी सुबह जब उपासना ऑफिस के लिए निकली रही थी तभी दीपमाला ने उसका रास्ता रोक लिया। बोली, सुनो उपासना, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती, इसलिए आज ही अपना सामान उठाकर चली जाओ। दीपमाला की आंखों में उसके लिए नफरत के शोले धधक रहे थे। यह क्या कह रही हो तुम? उपासना कहीं नहीं जाएगी, भूपेश ने बीच में आते हुए कहा। मैंने बोल दिया है, इसे जाना ही होगा। भूपेश की शक पाकर उपासना भूपेश के साथ खड़ी हो गई तो दीपमाला के तन बदन में आग लग गई। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। उपासना की ठिठाई देखकर दीपमाला से रहा नहीं गया। गुस्से की ज्वाला में उबलती दीपमाला ने उपासना की बाह पकड़कर उसे लगभग ढकेल दिया। तभी एक जोरदार तमाचा दीपमाला के गाल पर पड़ा। वह सन्न रह गई। एक दूसरी औरत के लिए भूपेश उस पर हाथ उठा सकता है, वह सोच भी नहीं सकती थी। उसकी आंखें भर आई। भूपेश के रूप में एक अजनबी वहां खड़ा था, उसका पति नहीं।